जय हिंद दोस्तों, दुर्गा एंड सोहन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज हिस्ट्री का मैं फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद लेकर आया हूं और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1864 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, 1864 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। तो इटली का जो एकीकरण पूर्ण हुआ था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो यूरोपियन सभ्यता का जो पालना कहा जाता है वो आपका यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रिया के था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो मित्र राष्ट्र के गुट में जर्मनी शामिल नहीं था, क्योंकि जर्मनी अलग गुट में था। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ये मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल था, लेकिन जर्मनी नहीं था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी का। इस बात का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सर्डिनिया का राजा कौन था। सर्डिनिया का राजा कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विक्टर एमेनुएल। विक्टर एमेनुएल जो था सर्डिनिया का राजा था। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक जो था वो तीनों था। मेजनी भी थे, काबूर भी थे, गरीवाली भी थे, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी। तो लुई 16वें को जो फांसी दिया गया था 1793 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि वियना सम्मेलन को मेजबानी किसने की थी। तो वियना सम्मेलन का जो मेजबानी किए थी वो मेटरनिक था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था। तो मेटरनिक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी को क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लौसाने सम्मेलन में। लौसाने सम्मेलन में। इस बात तेरा कह रहा है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। तो हीगेल जो था वो आपका जर्मनी का दार्शनिक था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था वो राजतंत्र का पूर्ण स्थापना करना चाहता था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको याद रखना है। सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो सिकंदर जो था यूनान का निवासी था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना, ऑप्शन सी।
17 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 1789 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 1789 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। और क्वेश्चन कर रहा है 19 नंबर कि कोसुत का संबंध किस देश से है? तो हंगरी से हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, हंगरी। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को कि कोसुत का संबंध किस देश से है? तो हंगरी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 का आज कह रहा है, ध्यान से देखिए कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुर्बो राजवंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ चुका है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत VVI है, इसको VVI आप मान लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कार्बोनरी दल से इसका क्या था? संबंध था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 23 का ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया विरोध कर रहा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। काउंट कबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। सॉरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन ए इसका गलती है, प्रधानमंत्री होगा ऑप्शन सी। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाविक था। ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में भी पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया है और 19 में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंस है, VVI मान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का जो निर्माण किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जालवेरिन कैसे संस्था थी? तो जालवेरिन जो थी वो व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक से देखिए फिर से क्वेश्चन कि जालवेरिन कैसे संस्था थी? तो व्यापारियों की। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI आप मान लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाएगा आपको। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट का जो संधि हुआ था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, यूनान का। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की जो क्रांति हुई थी वो 1821 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1821 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र जो घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, हीगेल। ऑप्शन ए इसका
करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। जो जो आपको इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है उसको आप भली भांति बहुत अच्छा तरह से याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 36 चल रहा है। क्वेश्चन 36 क्या कर रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्की और रूस के बीच। तुर्की और रूस के बीच में जो हुआ था एड्रियानोपुल की संधि हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, तुर्की एवं रूस के बीच। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडान का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस और फ्रांसा के बीच। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑस्ट्रिया। किस देश को हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड के विद्रोह को जो कुचल दिया था वह ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, रूस। पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। 39 के ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच जो युद्ध हुआ था वो आपका सेडान में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सेडान। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेडान का युद्ध। यंग यूरोप का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजनिका। यंग यूरोप का संस्थापन किसे कहा जाता है? मेजनिका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस बात को याद रखिएगा। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो जर्मनी का एकीकरण का जो प्रमुख वस्तुकार था वो बिस्मार्क था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का आपका करेक्ट आंसर होगा। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से है, न कि इटली से है, इसलिए बिस्मार्क आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी बिस्मार्क था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जर्मनी का एकीकरण जर्मनी के एकीकरण के जो मुख्य भूमिका था वो बिस्मार्क का था। क्वेश्चन 49 की ओर चलते हैं। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में जो हुआ था वो फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसको योगदान किया गया था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में ये तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, मेजनी एवं इमैनुएल गैरीबाल्डी एवं काउंट कबूर, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर कह रहा है 51। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो था वो आपका ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्रिटेन का।